General characteristics of the compound of alkali metal. All the common compound of the alkali metal are generally ionic. अभी मैंने बताया था क्यों आयनिक हैं, ये पता है ना आपको, डिफरेंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो all the common compound of alkali metal are generally ionic in nature. General characteristics of some their compounds are discussed. जैसे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को मैं अब एक्सप्लेन करता हूं यहां पर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स को। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग लिखी हुई है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो इस पैराग्राफ को रीड करने से पहले इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। अब व्हाइट बोर्ड पर आइए, देखिए अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स तो मेनली 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स हम पढ़ते हैं यहां पर। नंबर 1 मोनो ऑक्साइड्स जिसको जनरली बोला जाता है नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरे नंबर पर होते हैं पर ऑक्साइड्स और तीसरे नंबर पर सुपर ऑक्साइड्स। मेनली 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स हम पढ़ते हैं। अगर मैं इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O2-2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया -2। अगर इसकी हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O2-2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1। अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O2-1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -12। उसके बाद अगर और प्रॉपर्टी की अगर यहां पर हम बात करें तो यहां आप देखना कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन हुए, और अगर गेन हुए तो टोटल कितने हो गए 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो डाया के पैरा भाई इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएगी, डाया मैग्नेटिक। तो आपके जो मोनो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। और अगर ये डायामैग्नेटिक है तो कैसे होंगे, कलर, तो ये कलरलेस कंपाउंड भी हैं आपके, कलरलेस कंपाउंड। उसके बाद अगर मैं परऑक्साइड की बात करूं तो परऑक्साइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 8 और 2 ऑक्सीजन है तो 16, और 2 इलेक्ट्रॉन का कहीं सा गेन हो चुके हैं तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और अगर डायामैग्नेटिक है तो कलर्ड के कलरलेस, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कलरलेस। उसके बाद अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन तो 16 और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन हुआ, 1 नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो टोटल कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। और 17 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑड, इवन नंबर है कि ऑड है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर से क्या बनेगा आपका, डाया के पैरामैग्नेटिक, और पैरा अगर मैग्नेटिक है तो ये हो जाएंगे आपके कलर्ड कंपाउंड, मतलब ये होते हैं कलर्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके पास क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो मोनोऑक्साइड के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जबकि इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास 10 है तो अनपेयर्ड थोड़ी ना है, बट इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो 17 इलेक्ट्रॉन है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा। उसके बाद आगे हम अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की अगर रिएक्टिविटी की बात करें विद ऑक्सीजन, तो अगर मैं सोडियम या लिथियम की रिएक्शन, सबसे पहले हम लिथियम की रिएक्शन कराते हैं। अगर आप लिथियम की रिएक्शन कराओगे O2 से तो लिथियम आपका बनाता है मोनो ऑक्साइड, मतलब इस तरह का Li2O टाइप, ये है आपका मोनो ऑक्साइड। अगर आप रिएक्शन कराते हैं सोडियम से O2 की तो सोडियम बनाता है परऑक्साइड, वो भी इस टाइप का Na2O2 टाइप परऑक्साइड। उसके बाद अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की तो सुपर ऑक्साइड आपका जो बचे हुए तीनों एलिमेंट है, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद, अगर इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये सब बनाते हैं आपके सुपर ऑक्साइड।
कि अगर पोटेशियम है तो KO2, अगर रुबिडियम है तो रुबिडी RbO2, अगर सीजियम है तो CsO2। समझ पाए? तो यहां से ये बात क्लियर हुई कि आपका जो लिथियम है वो बनाता मोनोऑक्साइड, जो सोडियम है वो बनाता पर ऑक्साइड, एंड बाकी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये क्या बनाते हैं आपके सुपर ऑक्साइड्स। समझ पाए? उसके बाद अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ये सारे के सारे कंपाउंड आयनिक होते हैं नेचर में, बिकॉज आयनिक होने की कंडीशन भी बन रही है। देखिए आयनिक होने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक मेटल, एक एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। मेटल यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जबकि नॉन मेटल यहां पर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ठीक ठाक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब आयनिक कैरेक्टर रख रहे हैं सबके सब। बट इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, सबके सब आयनिक है, ये बात आप समझ चुके हैं। बट अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके ऑक्साइड्स। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके नॉर्मल ऑक्साइड, या बोल सकते हैं ऑक्साइड जनरल सा ऑक्साइड, उसके बाद में होता है पर ऑक्साइड, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है सुपर ऑक्साइड। सर क्यों? तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जा रहा है। भाई सबसे छोटा साइज किसका? लिथियम का, वो ऑक्साइड बना रहा है तो उसका साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसी वजह से नीचे जाने पर आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, और अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। इसी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन माने जाते हैं? आपके ऑक्साइड, देन पर ऑक्साइड, देन सुपर ऑक्साइड। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं वो रीडिंग पर। रीडिंग करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा यहां बातों को समझना। ऑन कंबस्शन इन एक्सिस ऑफ एयर, अगर हम एक्सिस कंबस्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर। एक्सिस ऑफ एयर का मतलब है कि जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना मिल जाए। तो एक्सिस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म, बताइए अभी अभी मैंने आपको बताया कि लिथियम क्या बनाएगा? लिथियम फॉर्म मेनली द ऑक्साइड। सर मेनली क्यों? अगर आपने एक्सिस ऑफ O2 लिया है तो लिथियम ऑक्साइड्स आपका जो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, अगर एक्सिस ऑफ एयर पास करा दी तो वो लिथियम आपका परऑक्साइड भी बना लेगा। समझ पाए? अगर एक्सिस ऑफ एयर नहीं है, एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन है, मतलब जितनी हमें चाहिए केवल उतनी है, मतलब जितनी हमें चाहिए, अगर केवल हम सिंपली ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, ओनली ऑक्सीजन से, तो वो मेनली बनाता है आपका ऑक्साइड्स। बट अगर एक्सेस ऑफ एयर से रिएक्शन करा दी तो बना लेता है वो थोड़ा बहुत कैरेक्टर, उसमें किसका आ जाएगा? पर ऑक्साइड्स का। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ऑन कंबस्शन इन एक्सिस ऑफ एयर। एक्सिस ऑफ एयर का मतलब है जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए। एक्सिस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म मेनली द ऑक्साइड, मेनली ऑक्साइड बनाता है Li2O प्लस सम पेरोक्साइड। सर पेरोक्साइड का कैरेक्टर कैसे आ गया? बिकॉज हमने क्या करा? एक्सेस ऑफ एयर को पास करा दिया, तो कुछ कैरेक्टर किसका आ जाता है? पेरोक्साइड का, लिथियम के केस में। उसके बाद सोडियम फॉर्म द पेरोक्साइड, वैसे तो सोडियम पेरोक्साइड बनाता है Na2O2 टाइप, एंड सम सुपर ऑक्साइड, और कुछ बनाता है सुपर ऑक्साइड भी। लेकिन सोडियम सुपर ऑक्साइड कब बनाएगा? जब आप एक्सिस ऑफ एयर पास कराओगे सोडियम में। समझ पाए कि नहीं? उसके बाद आगे लिखा, व्हाइल पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म द सुपर ऑक्साइड, ये क्या बनाते हैं? आपके सुपर ऑक्साइड बनाएंगे MO2, जैसे कि मैंने अभी बताया MO2 टाइप। उसके बाद अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, एप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब है जो उचित कंडीशंस हैं आपकी, जो सुटेबल कंडीशंस हैं, कंडीशंस, प्योर कंपाउंड M2O, मतलब अगर जब आपके पास एप्रोप्रिएट कंडीशन होंगी तो लिथियम केवल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम केवल पेरोक्साइड बनाएगा, जबकि रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम ये क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड इन दी एप्रोप्रिएट कंडीशन। बट अगर एक्सिस ऑफ एयर पास करा दिया तो आपको पता, ऊपर मैं बता चुका हूं कि लिथियम आपका कुछ कैरेक्टर लिथियम में पेरोक्साइड का भी आ जाता है, और सोडियम में कुछ कैरेक्टर किसका आ जाएगा? सुपर ऑक्साइड का। बट कब आएगा? एक्सिस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, एप्रोप्रिएट कंडीशन में नहीं आता। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, प्योर एप्रोप्रिएट कंडीशन में प्योर कंपाउंड जैसे M2O मोनोऑक्साइड, M2O2 पर ऑक्साइड, MO2 सुपर ऑक्साइड में बी प्रीपेड। समझ पाए? उसके बाद द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी लाइन है ये, द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पर ऑक्साइड
सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज, मेटल आयन का साइज अगर इंक्रीज होगा, तो अगर इंक्रीज होगा तो होगा क्या, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबिलिटी कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मोनोऑक्साइड, देन पर ऑक्साइड, देन सुपर ऑक्साइड, समझ पाए। उसके बाद आगे आइए, इट्स इज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज कैटायन थ्रू लैटिस एनर्जी। इसका रीजन क्या है, लैटिस एनर्जी। आगे लैटिस एनर्जी इफेक्ट, फिर एनसीईआरटी आपकी लिखती है दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड, और दीज ऑक्साइड्स मतलब जितने भी ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, सबकी बात कर रहे हैं। दीज मतलब ऊपर वाले तीनों। दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज, ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं बाय वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोइंग रिएक्शन। किस तरह से, देखना, कहने का मतलब है अगर आपने परऑक्साइड की रिएक्शंस या सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन या सिंपल मोनोऑक्साइड की रिएक्शंस वाटर से कराई, तो ये बनाएंगे आपका हाइड्रोक्साइड्स। वो हाइड्रोक्साइड होता है नेचर में बेसिक। देखना यहां पर, अगर आपने रिएक्शन कराई मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर आपने वाटर से कराई, तो आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स MO, इस तरह से MOH टाइप। मतलब यहां पर ये मोनोऑक्साइड है ना, तो यहां पर हम लिथियम ले सकते हैं, तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा। अगर हम दूसरी रिएक्शन में वही देखें तो ये आपका क्या, परऑक्साइड, और परऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर से करा दी तो बनेगा आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में मिलेगा आपको H2O2 परऑक्साइड, समझ पाए, ये मिलेगा। लेकिन अगर वही आपने तीसरी रिएक्शन में देखो, अगर सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा दी तो आपको करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड, परऑक्साइड भी मिलेगा, और साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे रिएक्शन, जैसे जैसे आप ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, समझ पाए। बहुत सिंपल सी बात थी। अगर आप सुपर ऑक्साइड्स की रिएक्शन कराएंगे तो H2O2 करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड के साथ साथ H2O2 भी मिलेगा और साथ में O2 भी मिलेगी, समझ पाए। उसके बाद आगे हम देखते हैं द ऑक्साइड्स एंड द परऑक्साइड्स, जितने भी आपके ऊपर वाले ऑक्साइड्स हैं और ये परऑक्साइड्स हैं जो अभी यहां हमने बनाए हुए हैं, ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड आर कलरलेस। अभी तो बताया मैंने भाई, जो ऑक्साइड्स हैं उनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड नंबर के इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं नेचर में, कलरलेस। तो देखना यहां पर यही लिखा हुआ है, द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। सर इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि अगर आपने सोडियम को एक्सिस ऑफ एयर पास करा दी तो सोडियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, कलर्ड। इसी वजह से एनसीईआरटी लिखती है कि अगर आपने जब प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर ऑक्साइड एंड प्योर पेरोक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, कलरलेस, समझ पाए। तो लिखा हुआ है द ऑक्साइड्स एंड द peroxide are colorless when pure. What the superoxide, जो सुपर ऑक्साइड है, आर येलो। मैंने अभी बताया था आपको कि सुपर ऑक्साइड कलर्ड होते हैं, उनका कलर कैसा होता है, येलो और ऑरेंज इन कलर आप याद कर सकते हो। उसके बाद द सुपर, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द सुपर ऑक्साइड आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। बता चुका हूं ना, सुपर ऑक्साइड्स क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इनके पास क्या होगा, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तो एक वेवलेंथ जनरेट करेगा, और उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक कलर आता है। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरली कलर देखने को मिलता है। तो सुपर ऑक्साइड के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से वो कैसे कलर्ड है आपके। तो द सुपर ऑक्साइड आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सोडियम पेरोक्साइड मतलब Na2O2 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना अच्छे से। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर क्यों, Na2O2 को क्यों एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं? तो देखना, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करा दूं, Na2O2 की रिएक्शन, तो अभी अभी आपने देखा था कि वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना रहा था, बनाएगा हाइड्रोक्साइड्स
NaOH और प्लस क्या बनाएगा H2O2। अभी तो देखा था, देखो यहां पर ये वाला सुपर परऑक्साइड की रिएक्शन आपने वाटर से कराई है, तो क्या क्या मिला है आपको? मिला हुआ है हाइड्रोक्साइड्स मिला है और साथ में H2O2। जब आपको ये H2O2 मिली है, अगर इस H2O2 का डीकंपोजिशन करा दें तो इस H2O2 के डीकंपोजिशन से हमें मिलता है H2O वाटर मिलेगा और साथ में O2 गैस O2 रिलीज होगा। यही जो आपका ऑक्सीजन है यही दूसरे को जाके ऑक्सीडाइज कराएगा। ऑक्सीडेशन भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए। तो यहां से हमें ऑक्सीजन तो मिल रही है ना, देखना यहां से इसी वजह से NO2O2 एक आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये यूज होता है इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ पाए पीछे का लॉजिक? उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पर, क्वेश्चन ये है 10.3 क्वेश्चन आप देखना, वाई इज KO2 पैरामैग्नेटिक। क्या आपको रीजन नहीं पता है? मैंने अभी तो बताया KO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। KO2 है क्या सुपर ऑक्साइड? और अगर सुपर ऑक्साइड है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 17। और अगर 17 इलेक्ट्रॉन है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर में कैसे होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड के कलरलेस? कलर्ड, अभी बताया गया। तो पूछ रहा कि क्यों ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो आंसर क्या? द सुपर ऑक्साइड O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। मैं आपको बता चुका हूं अभी बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 16 तो पेयर में चले गए, एक बचा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात यहां पर हो रही है। तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी पाई स्टार 2p मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपने MOT पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में, वहां जो ऑक्सीजन के केस में, परऑक्साइड के केस में एक इलेक्ट्रॉन जाता है आपका पाई स्टार 2p ऑर्बिटल में। अगर नहीं जानते तो केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन में क्लास में मैं आपको बताऊंगा, फिल करके बताऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी आगे लिखती है द हाइड्रोक्साइड। सर कौन से हाइड्रोक्साइड? जो अभी हम पीछे पढ़ के आए, द हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड वाई दी रिएक्शन ऑफ दी ऑक्साइड्स। भाई अभी अभी ऑक्साइड की रिएक्शन से हमें हाइड्रोक्साइड मिला है कि नहीं मिला है? तो रिएक्शन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है द हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, जो कि ऑक्साइड की रिएक्शन से मिल रहा था विद वाटर। अभी तो रिएक्शन कराई है ना पीछे, वाटर आर ऑल व्हाइट, सबके सब व्हाइट होते हैं। आपको याद करने वाली बात है कि कलर कैसे होते हैं, कलर इनका व्हाइट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सर सॉलिड क्यों है? बिकॉज आयनिक कंपाउंड है तो सॉलिड मोस्टली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो भी आपके एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं वो नेचर में कैसे होंगे? बेसिक होंगे। सर क्यों? अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जबकि लेफ्ट टू राइट आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और फर्स्ट मेटल को कहां रखा गया? लेफ्ट में, इस साइड में रखा गया। तो इस वजह से ये क्या है आपके? बेसिक इन नेचर। तो ये लिखा हुआ है द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बेसिस एंड डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर। आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। विद भाई बड़ा साइज है इनका तो आसानी से डिसॉल्व होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएगा हमें। विद इवोल्यूशन ऑफ मच हीट अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। अगर इनका हाइड्रेशन आसानी से ये डिसॉल्व हो रहे हैं तो बताइए, आसानी से अगर डिसॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब है कि हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, और हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। जितनी आसानी से हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वहां पर, यही लिखा हुआ है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हैलाइड्स। ये हैलाइड्स हैं आपके एल्कली मेटल के हैलाइड्स की हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रीड कराता हूं, उसके बाद में कुछ आगे बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है द एल्कली मेटल हैलाइड MX टाइप। एक्स यहां पे क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हैलाइड्स आर ऑल हाई मेल्टिंग पॉइंट। सर क्यों? देखो सबके सब कैसे हैं? MX टाइप है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो सबके सब क्या? आयनिक कंपाउंड है। और अगर आयनिक कंपाउंड है तो नेचर में उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। बहुत सिंपल सी बात। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, कलरलेस होते हैं सबके सब, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉलिड है बिकॉज आयनिक कंपाउंड है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड, ये थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड्स। एप्रोप्रिएट ऑक्साइड का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपने एक्सिस ऑफ एयर पास कराया तो आपका जो लिथियम है जो ऑक्साइड बनाता है वो पर ऑक्साइड भी बना सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट ऑक्साइड का मतलब है कि लिथियम केवल क्या बनाए?
ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ओनली ऑक्साइड्स। तो लिखा हुआ है द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद इक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। अगर आप ऑक्साइड की रिएक्शन, हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन और कार्बोनेट की रिएक्शन अगर किससे करा दें, HX से, तो आपको मिलेगा मेटल का हैलाइड। समझ पाए? जैसे मैं आपको यहां बता सकता हूं, जैसे आपने लिया मेटल का ऑक्साइड ले लिया और साथ में इसकी रिएक्शन करा दी HX से, तो आपको जो मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपने मेटल लिया होगा, मान लो यहां पर आपने क्या लिया होगा, लिथियम लिया होगा, तो लिथियम का हाइड्राइड मिल जाएगा। अगर वहीं पर आपने लिया हाइड्रोक्साइड MOO टाइप और इसकी रिएक्शन अगर HX से कराई, तो आपको जो मिलेगा, जो यहां पर आपने मेटल ली होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको हैलाइड्स मिल जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, बट फिर भी लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद इक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड्स। मतलब आपका जो HX है वो कैसा होना चाहिए, इक्वस, नॉट कंसेंट्रेट, इक्वस। अंडरलाइन करना, बिकॉज पूछा जा चुका कई बार। ऑल ऑफ दीज हैलाइड हैव हाई नेगेटिव। जितने भी ये हैलाइड बने हैं आपके HF, HCl, HBr, HI, ये सबके बारे में बात कर रहा है। ऑल ऑफ दीज हैलाइड हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। सर इसका क्या मतलब है? देखो, हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी इनके फॉर्मेशन में। और बताइए, अगर कहीं पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। इसलिए बोला जाता है, आप इसको और अच्छा बोल सकते हो, नेगेटिव एंथैल्पी फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा ही लिखा हुआ भी है, हाई नेगेटिव। अभी नेगेटिव का मतलब समझे ना, नेगेटिव क्यों वर्ड यूज किया, हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जब भी इनका फॉर्मेशन हो रहा होगा, इनके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी। वो एनर्जी रिलीज होना कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब हैलाइड्स का फॉर्मेशन, मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन नेचर में कैसा है, एक्सोथर्मिक, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद जैसे कि लिखा हुआ है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर मैं और अच्छा बोलूं तो नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव जो आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लिखा हुआ है नेगेटिव एंथैल्पी फॉर्मेशन। F रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन को, जबकि H एंथैल्पी को, डेल्टा H, और नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लिखा हुआ है द नेगेटिव एंथैल्पी फॉर्मेशन वैल्यूज फॉर द फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। मतलब अगर फ्लोराइड के केस में हम बात करें तो जो नेगेटिव एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रही है। देखो, डिक्रीज करने का मतलब है कि जो इनका फॉर्मेशन है वो नीचे जाने पर डिफिकल्ट होता जा रहा है, बिकॉज जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ पाए? तो जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, या कह दो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो फ्लोराइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पाए? मैं आपको समझाता हूं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोराइड की, तो एनसीईआरटी ने पहली लाइन हम पढ़ के आए हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है कि फ्लोराइड की हम बात करें डाउन द ग्रुप, फ्लोराइड के केस में आपकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली घटती जा रही है। देखो किस तरह से, जैसे मैंने लिया LiF, उसके बाद NF, NaF, KF, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। तो अगर आप इस टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब लिथियम टू सीजियम जाएंगे, तो जो आपकी वैल्यू है नेगेटिव एंथैल्पी फॉर्मेशन की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। डेल्टा H नेगेटिव कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं आपको वैल्यू की बात बताऊं, वैसे आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, फिर भी अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू होती है माइनस के 616, 616। उसके बाद आप NaF की अगर बात करोगे तो इसकी वैल्यू होती है माइनस 574 और माइनस 567। वैल्यू घटती जा रही है ना कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद माइनस 558 और उसके बाद माइनस 554, मतलब माइनस में वैल्यू घटती जा रही है, नेगेटिव में वैल्यू। तो जितनी कम वैल्यू होगी नेगेटिव में, उसका फॉर्मेशन उतना डिफिकल्ट होगा। या कह दो जितना ज्यादा वैल्यू होगी नेगेटिव में, उसका फॉर्मेशन उतना इजी होगा और वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। देखना,
इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। और वैसे भी लिथियम का छोटा साइज है, फ्लोरीन का भी छोटा साइज है, तो छोटे एटम है तो होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो जल्दी फॉर्मेशन होगा। और इधर जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है तो फिर उतनी आसानी से फॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली घटता जाएगा इन द केस ऑफ फ्लोराइड। जबकि अगर हम बात करें फ्लोराइड को छोड़कर अदर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में, तो इसका रिवर्स ट्रू है। कहने का मतलब है अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा LiCl लिखा, साथ में NaCl लिखा, KCl लिखा और RbCl लिखा और CsCl लिखा, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं ब्रोमाइड की, ये क्लोराइड हो गया। अगर ब्रोमाइड की बात करें तो लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड। तो अगर ब्रोमाइड की बात करें और साथ में आयोडाइड की भी बात करें, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड और रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। तो अगर फ्लोराइड को छोड़ दें, हम इन आयोडाइड की बात करें तो इधर जाने पर मतलब लिथियम टू सीजियम जाने पर जो नेगेटिव एंथैल्पी की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअसली आपकी इंक्रीज करती है। कहने का मतलब है कि इनका फॉर्मेशन अगर हम इधर जाएंगे तो इजी होगा। लिथियम टू सीजियम जाएंगे तो इनका फॉर्मेशन कैसा होगा, इजी होगा। समझ पाए? तो यहां मैं लिख सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या ज्यादा अच्छा रहेगा नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, जबकि फ्लोराइड के केस में कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही थी। इसका मतलब है आप सिंपल सा यहां समझ सकते हैं। देखो यहां क्या है, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, तो उतनी आसानी से फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन आगे अब अगर आप बढ़ेंगे तो कैटायन का साइज कुछ बड़ा, एनायन का साइज तो पहले से ही बड़ा था, तो फॉर्मेशन आसानी से होगा। वो सिंपल सी बात है ना। आप फ्रेंडशिप किससे करना चाहोगे? आपकी अगर एज 20 इयर्स है तो आप किसी 20 इयर्स वाले से अच्छी फ्रेंडशिप कर पाओगे ना? कर पाओगे क्या? छोटे बच्चे से अच्छे से फ्रेंडशिप कर पाओगे? नहीं ना। मतलब आपकी बॉन्डिंग किससे अच्छी होगी? आपकी बॉन्डिंग उससे अच्छी होगी जो आपकी एज को, आपके एज के हिसाब का होगा। मतलब जितनी आपकी एज उतनी ही उस सामने वाले की एज। तो ऐसे ही सिंपल है, वो सिंपल सी बात है, समझ पाए? बट अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई इन दोनों के केस में। फ्लोराइड के केस में नेगेटिव एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, जबकि बाकी के केस में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के केस में इधर जाने पर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब फॉर्मेशन होगा आसान। उसके बाद अगर हम बात करें गिवन मेटल के लिए, गिवन मेटल का मतलब है कि अगर सेम मेटल हो और हैलाइड पैड डिफरेंट हो तब क्या होगा सर? तो देखना, जैसे यहां आप साइड से देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा Na, या पहले लिथियम ले लें F, उसके बाद लिथियम का क्लोराइड और देन लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम आयोडाइड। तो अगर गिवन मेटल के लिए बात करें तो अगर लिथियम टू, अगर आप जाएंगे फ्लोरीन टू आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाने पर, तो जो निगेटिव एंथैल्पी की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज करेगी दोबारा से, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। मतलब निगेटिव एंथैल्पीज की जो वैल्यूज हैं आपकी वो फिर डिक्रीज करने लगेगी इन द केस ऑफ गिवन मेटल। तो तीनों का ऑर्डर मैंने आपको लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। यहां आप देखें, यहां क्या दोबारा से भाई, इसका मतलब है कि नीचे जाने पर नेगेटिव की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यहां छोटा साइज लिथियम का, छोटा फ्लोरीन, तो फिर से बॉन्डिंग अच्छी होगी। यहां क्या हुआ, यहां आपका क्लोरीन का साइज बढ़ गया ना और लिथियम का साइज उतना ही है, तो फिर बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि इसका फॉर्मेशन इजी होगा, और जितनी ज्यादा नेगेटिव की वैल्यू होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो अगर इसमें हम बात करें स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो LiF। समझ पाए? तो ये एनसीईआरटी का मैं रीड कराता हूं आपको, बैक आते हैं, देखना लिखा हुआ है द एल्कली मेटल हैलाइड MX, X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैं बता चुका हूं अभी कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मैं ये सब बता चुका हूं आपको, यहां से रीड करते हैं। ऑल ऑफ दीज हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी। अभी बताया है कि इनका जो फॉर्मेशन है, इनके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। समझ पाए? तो हाई
negative enthalpies of the formation, the negative formation enthalpy values for the fluoride become less negative. we go down the group, नीचे जाने पर आपकी क्या है, लेस नेगेटिव होती जाती है, अभी मैंने आपको समझाया. while the reverse is true for the negative enthalpy of formation for chloride, bromide एंड आयोडाइड, इन सब के लिए क्या है, रिवर्स इज ट्रू. कहने का मतलब है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए आपका टॉप टू बॉटम आने को लिथियम टू सीजियम जाने पर होगा क्या, होगा आपका ये कि एंथैल्पी डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या करेगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी. समझ पाए. उसके बाद लिखा हुआ है फॉर अ गिवन मेटल, मतलब एक गिवन मेटल की बात करें, गिवन मेटल का मतलब है कि मेटल सेम, फर्स्ट मेटल सेम, गिवन मेटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव, नीचे जाने पर वो भी लेस नेगेटिव होती जाती है, मतलब फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता जाता है लिथियम टू सीजियम के, फ्लोरीन टू आयोडाइड के केस में. मतलब अगर आपकी मेटल कैसी है, सेम है, ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड. समझ पाए. उसके बाद आगे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. तो देखना लिखा हुआ है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड. कहने का मतलब है कि अगर आप फ्लोराइड टू आयोडाइड जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो आपका होगा क्या, इलेक्ट्रॉन लूज है, इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जा रहा है, अट्रैक्शन कम होता जा रहा है. तो अगर साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा इजी, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है उसको उतनी आसानी से मेल्ट किया जा सकता है, उतनी आसानी से बॉयल किया जा सकता है. तो अगर साइज बढ़ रहा है आपका तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कंटिन्यूअसली घटेगा. जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, मैंने यहां पर लिखा NaF और लिखा NaCl और लिखा NaBr और लिखा NaI. तो कंटिन्यूअसली अगर हम नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है हेलोजन का तो होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा बिकॉज साइज बढ़ रहा है. तो इसका ये सिंपल सा रीजन है, लिखा हुआ है यहां पर देखना, ये लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड फ्लोराइड क्लोराइड एंड ब्रोमाइड और आयोडाइड. ऑल दीज हैलाइड्स आर सोलेबल इन वाटर. सबके सब हैलाइड्स कैसे होते हैं वाटर में, सोलेबल होते हैं, बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड है, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड फेयरली सोलेबल इन वाटर. इसी वजह से ऑल दीज हैलाइड्स आर सोलेबल इन वाटर. द लो सोलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर देखना, बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट बात. द लो सोलेबिलिटी ऑफ LiF, अगर हम लो सोलेबिलिटी की बात करें LiF के, लिथियम फ्लोराइड के, इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी. देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक तो लिथियम के जितने भी कंपाउंड है वो नेचर में कैसे होते हैं, कोवैलेंट, और कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में अच्छे से सोलेबल नहीं होते. कोवैलेंट कंपाउंड एक्चुअली ऑर्गेनिक सोलवेंट में अच्छे से सोलेबल होते हैं. तो आपको वो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी ने जो लिखा उस लाइन को मैं आपको समझाता हूं. एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है द लो सोलेबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी. इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या हाई है. सर कैसे, एक बार समझाइए. देखिए LiF है आपका ये, अगर मैं बात करूं LiF और इसके बाद इसके और मैं फ्लोराइड की अगर बात करता हूं आपसे तो KF और देन KF लिख लिया, या NaF लिख लें पहले, सोडियम का फ्लोराइड, देन KF, देन RbF और देन CSF. तो अगर आप नीचे जाएंगे तो हो क्या रहा है, लैटिस साइज बढ़ रहा है ना मेटल का, कैटायन पार्ट का साइज बढ़ रहा है, और साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज. तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसके पास है, लिथियम फ्लोराइड के पास. तो अगर इसके पास बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी है तो ये वाटर में कैसा हो जाएगा, वाटर में लो सोलिबिलिटी शो करेगा, बिकॉज लैटिस अच्छी है इसकी. समझ पाए. बाकी नीचे आने पर लैटिस एनर्जी घटती जा रही है. समझ पाए कि नहीं. तो अगर LiF लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट्स
हाई लैटिस एनर्जी, बिकॉज नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है, तो सबसे ज्यादा लैटिस कौन रखेगा? LiF, समझ पाए? उसके बाद आगे, द लो सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, वेयर है, जबकि द लो सोल्युबिलिटी, दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेयर एज द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका मतलब समझना आप, देखो अगर आप बात करेंगे CSI की, तो यहां मैं लिख लेता हूं, मैंने लिखा LiF या आयोडाइड की हम बात कर रहे हैं, तो लिथियम का आयोडाइड और देन सोडियम का आयोडाइड और देन पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। तो नीचे जाने पर हो क्या रहा है? मेटल का साइज इंक्रीज कर रहा है ना, तो अगर मेटल का साइज इंक्रीज करेगा तो बताइए हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। भाई स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, तो नीचे आने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज कर रही है, इसी वजह से मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका हो जाएगा? लिथियम आयोडाइड का, और सबसे कम हाइड्रेशन किसका होगा? सीजियम आयोडाइड का। तो लो हाइड्रेशन की वजह से जो आपका सीजियम आयोडाइड है वो वाटर में लो सोल्युबिलिटी शो करता है, समझ पाए? दोनों का अलग अलग रीजन है यहां पर। तो यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हाई लैटिस एनर्जी, हमने यहां तक पढ़ लिया, बेयर एज, जबकि द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज ड्यू टू द स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द इट्स टू आयंस। टू आयंस का मतलब है एक है आपका कैटायन, दूसरा है एनायन। अदर हैलाइड ऑफ लिथियम आर सोल्युबल इन इथेनॉल। इसका मतलब समझना, देखो लिथियम क्या है? लिथियम सबसे छोटा मेंबर है अपनी ग्रुप में, तो मैंने कहा था स्मॉलर साइज है, और अगर स्मॉलर साइज है तो एनायन को अट्रैक्ट करेगा तेजी के साथ, वो अगर जितनी आसानी से अट्रैक्ट करेगा मतलब उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। और कोवेलेंट कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होते हैं? आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बिकॉज लाइक डिसॉल्व, लाइक का कंसेप्ट यहां पर लगता है। तो लिथियम के कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं? कोवेलेंट, उनमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और अगर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो वो सोल्युबल किस में होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे एसीटोन, इथेनॉल और पिरिडीन ऑल्सो। तो लिखा हुआ है द अदर हैलाइड ऑफ लिथियम, जो बाकी बचे हुए हैलाइड हैं लिथियम के, आर सोल्युबल इन इथेनॉल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आपको पता है इथेनॉल मतलब शराब, उसके बाद एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट, सबके सब ऑर्गेनिक है, यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और लिखा हुआ लिथियम क्लोराइड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना, लिथियम के कंपाउंड आपके जनरली कोवेलेंट होते हैं, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। तो लिथियम क्लोराइड इज सोल्युबल इन पिरिडीन ऑल्सो, समझ पाए? तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। इसको रीड करने से पहले मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूं, चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड। देखिए सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, पहली बात तो ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं? तो एक जनरल सी अगर हम बात करें, देखो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साथ कोई अदर मेटल भी प्रेजेंट हो, उनको जनरली बोल दिया जाता है ऑक्सो एसिड। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स में, अगर हम ऑक्सो एसिड्स के साल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट मेटल, यहां लिख रहा हूं मैं एल्कली मेटल कार्बोनेट, आप सिंपल सा लिख सकते हैं ऑल्कली मेटल या फर्स्ट ए ग्रुप कार्बोनेट, फर्स्ट ए ग्रुप कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो अगर फर्स्ट ए ग्रुप कार्बोनेट के एग्जिस्टेंस की बात करें, इनके टाइप की बात करें हम, तो कुछ M2CO3 टाइप से ये एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से। इनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे कि Li2CO3, दूसरा Na2CO3 और K2CO3, Rb2CO3 और लास्ट वन CH2CO3। ये है आपके कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए मेटल। अगर हम इन कार्बोनेट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो आपका जो लिथियम कार्बोनेट है वो आसानी से डीकंपोज हो जाता है, वो आफ्टर डीकंपोजिशन बनाता है
लिथियम का ऑक्साइड और साथ में रिलीज होती है CO2 गैस, जबकि बाकी अदर जितने भी कार्बोनेट हैं ये सब के सब थर्मली स्टेबल होते हैं और आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं होता इनका। समझ पाए? तो आप यहां लिख सकते हैं थर्मली स्टेबल, ये आपके थर्मली स्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल एंड डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर आप इनको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे, कहने का मतलब है थर्मली स्टेबल हैं। समझ पाए? उसके बाद अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें, मेटल के बाइकार्बोनेट की बात, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मेटल बाइकार्बोनेट, फर्स्ट ग्रुप बाइकार्बोनेट। तो फर्स्ट ग्रुप बाइकार्बोनेट का एग्जिस्टेंस की अगर बात करें तो MHCO3 टाइप से इनका एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पर, लिथियम बाइकार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा रुबिडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, देन रुबिडियम बाइकार्बोनेट और लास्ट ऑफ वन सीजियम बाइकार्बोनेट। इनमें और इनमें डिफरेंस ये है कि ये जहां पर केवल ये डिकम्पोज, लिथियम का कार्बोनेट आपका डिकम्पोज होता है, वहीं पर जस्ट इसके अपोजिट ये सबके सब डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब सबके सब आपके, कहने का मतलब है सबके ऑल आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग, सब आप इनको डिकम्पोज ऑन हीटिंग। और डिकम्पोज होने के बाद कुछ इस तरह का ये आपका प्रोडक्ट देते हैं। जैसे ये आपका जो भी मेटल होगी M2CO3 प्लस H2O मिलेगा यहां से हमें, तो ये सबके सब डिकम्पोज होंगे और H2O के साथ साथ मिलेगी CO2 गैस भी रिलीज होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये केवल, अब सर ये आप ये बताइए कि इनका तो डिकम्पोजिशन हो गया लिथियम कार्बोनेट का, तो बाकी अदर का डिकम्पोजिशन क्यों नहीं हुआ और इसका डिकम्पोजिशन क्यों हो जाता है? तो इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी एनसीईआरटी जब रीड कराऊंगा तब। डिफरेंस क्या है? ये लिथियम का कार्बोनेट ही केवल डिकम्पोज होता है, जबकि बाकी अदर थर्मली स्टेबल होते हैं। जबकि अगर हम यहां बात करें तो सबके सब बाइकार्बोनेट और फर्स्ट ग्रुप वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीट करने पर, और डिकम्पोजिशन के बाद देते हैं M2CO3 करस्पॉन्डिंग मेटल का कार्बोनेट, साथ में H2O और CO2 गैस रिलीज होती है। उसके बाद अगर हम इनकी और प्रॉपर्टी की बात करें, आप इसको अपने कहीं एनसीईआरटी में नोट कर लेना, मैं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में कि किस तरह से डिक्रीज या इंक्रीज करती है। तो आते हैं हम चलिए, अगर मैं बाइकार्बोनेट की बात करूं, पहले कार्बोनेट की मैं बात कर लेता हूं। तो यहां मैंने लिखा लिथियम कार्बोनेट और यहां पर लिखा सोडियम कार्बोनेट और साथ ही पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। तो अगर हम बात करें इनकी लैटिस एनर्जी, आयनिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर या कोवेलेंट कैरेक्टर, तो वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो देखना, मैंने आपको दो लाइनें बताई थी कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए। पहली लाइन, स्मॉलर द कैटायन एंड लार्जर द एनायन ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ पाए? जितना छोटा कैटायन होगा वो एनायन को उतनी आसानी से पोलराइज करेगा, और जितना आसानी से पोलराइज होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर उतना कम, बिकॉज दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। आयनिक कैरेक्टर कम तो स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी कम। समझ पाए? तो अगर हम बात करें स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर, सो ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। कहने का मतलब है अगर साइज बढ़ रहा है तो बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, बिकॉज स्मॉलर कैटायन जो ज्यादा, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसके पास होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि साइज ऑफ कैटायन, अगर साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो इंक्रीज कर रहा है, इधर जाने पर इंक्रीज करेगा, और अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा तो बताइए आप पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी, और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। समझ पाए? बिकॉज कोवेलेंट पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर उतना कम,
जितना कम आयनिक कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम, अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसा यहां देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है इधर जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। समझ पाए इतनी बात? कोवलेंट कैरेक्टर घट रहा है, आयनिक कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर घट रही है। समझ पाए ना? अगर हम यही बाइकार्बोनेट में लगाएं तो सेम कंसेप्ट बाइकार्बोनेट में भी लगेगा, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, जैसे अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो लिथियम का बाइकार्बोनेट मैंने लिखा, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पर लिखा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिखा, और साथ में रुबिडियम बाइकार्बोनेट लिखा, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। तो अगर जो हमने कंसेप्ट ऊपर लगाया सेम कंसेप्ट यहां भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है अगर लिथियम टू सीजियम मूव करोगे, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, होगा क्या? साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है, और अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर आपकी डिक्रीज करेगी। पोलराइजिंग, जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर होगी, और साइज तो बढ़ता जा रहा है ना लिथियम टू सीजियम, तो अगर साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर घटेगी ना। समझ पाए? तो पोलराइजिंग पावर घट रही है, साथ में अगर फिर कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा, जितना पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट कैरेक्टर, और अगर कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दोनों आपस में रिवर्स का रिलेशन है, कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर में। आयनिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ पाए? मतलब सेम फंडा, यही फंडा आप लगा सकते हैं सल्फेट में भी। सल्फेट आप जैसे मैंने यहां कंसेप्ट यूज किया वैसे ही आप फर्स्ट मेटल के सल्फेट में भी सेम फंडा चलेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी थर्मल स्टेबिलिटी की, या आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, कुछ भी आप यहां से निकाल सकते हो। केवल दो बातों से मेरी बातें दो कौन सी हैं? स्मॉलर द कैटायन एंड स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो आयनिक कैरेक्टर कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। और अगर हम कह दें कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। समझ पाए? आगे अब हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी की। तो देखो सोल्युबिलिटी के लिए कंसेप्ट आपने फजान रूल में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो केमिकल बॉन्डिंग के रिवीजन सेशन में मैं आपको वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक्सटेंड वे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली सोल्युबिलिटी का सही रीजन क्या होता है। एक लाइन में फिर भी बोल रहा हूं, देखो सोल्युबिलिटी चेक करने के लिए इन जनरल, नॉट ऑलवेज, सोल्युबिलिटी चेक करने के लिए आप डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बिकॉज रीजन मैं आपको फजान रूल में बताऊंगा। व्हाट इन द केस ऑफ फर्स्ट मेटल कार्बोनेट एंड वाई कार्बोनेट, ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है। कार्बोनेट और वाई कार्बोनेट और फर्स्ट मेटल में आपका कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा आपकी सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, या कहो कि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा साइज बढ़ेगा, लिथियम टू सीजियम जाने पर साइज बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट ये कंसेप्ट कहां लगेगा? केवल और केवल और केवल लिथियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट में, बाकी अदर जगह नहीं लगता। कहां कहां लगता है वो मैं फजान रूल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको, जब पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कराऊंगा तब। चलिए, अगर हम ये आप नोट कर सकते हैं कहीं एनसीईआरटी के आसपास। तो अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी की, तो देखना मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें कार्बोनेट में, ये आपका लिथियम का कार्बोनेट, तो इधर जाने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है बिकॉज साइज बढ़ रहा है। तो सिंपल से कह सकते हैं साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, और साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा। तो बताइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज। बट इन द केस ऑफ ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज, ये केवल लगेगा कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट और फर्स्ट मेटल, अदर में हम नहीं लगाएंगे। या ये कह दो कि अभी हम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट पढ़ रहे हैं तो यहां लगाएंगे, और कहां कहां लगेगा वो फजान रूल में आपको बताऊंगा। समझ पाए? इसमें अभी लगेगा, इसमें आप इस तरह से मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, सोल्युबिलिटी यहां पर इंक्रीज करेगी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, और बात करें अगर फर्स्ट ग्रुप बाइकार्बोनेट में तो सेम फंडा यहां भी लगेगा, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा। तो आपका अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा तो कोवलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर
भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे। साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्सेस कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर फ्रॉम लिथियम टू सीजियम इंक्रीज करेगा, इसी वजह से आपका सोलबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी इन द केस ऑफ एल्कली मेटल, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। समझ पाए? इसके बाद हम अब रीडिंग कराते हैं एनसीईआरटी की। ये सारी बातें एनसीईआरटी ने बहुत सिंपल लाइन में लिखी हुई है, देखते हैं। चलिए अब रीडिंग करते हैं। देखो लिखा हुआ है ऑक्सो एसिड आर दोज इन बीच द, यहां तक हमारे काम की बात नहीं है, आप यहां से इसको पढ़ें ज्यादा बेटर है। बट ये लिखा हुआ है ऊपर आपका कि जो ऑक्सो एसिड है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सो एसिड किसको बोला गया, अभी मैंने आपको बता भी चुका हूं। यहां से पढ़ें द एल्कली मेटल फॉर्म्स सॉल्ट्स विद द ऑल ऑक्सो एसिड से रिएक्शन करके सोल्ट बनाते हैं। समझ पाए? जैसे बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब क्या है? सॉल्ट्स हैं। उसके दे आर जनरली सोलेबल। सर क्यों सोलेबल? बिकॉज मैंने बताया ना आयनिक कंपाउंड फेयरली सोलेबल इन वाटर, तो ये भी तो आयनिक कंपाउंड ही हैं, आयनिक कैरेक्टर रखते हैं। तो फिर दे आर जनरली सोलेबल इन वाटर, वाटर में सोलेबल होते हैं, एंड थर्मली स्टेबल। मैंने कहा था नीचे जाने पर आपके कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन नहीं होता, थर्मली स्टेबल होते। बाइकार्बोनेट आसानी से आपके डिकम्पोज हो जाते, आसानी से तो नहीं होते लेकिन बोल सकते हो कि डिकम्पोजिशन उनका हो जाता है। तो यहां देखना आप, दे आर जनरली सोलेबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल होते हैं बिकॉज आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। देयर कार्बोनेट जैसे M2CO3 टाइप जो मैंने अभी आपको बताया था व्हाइट बोर्ड पर, एंड द मोस्ट केसेस दी हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब वही मेटल वाई कार्बोनेट इस टाइप की जो अभी हम व्हाइट बोर्ड पे बात कर रहे थे, ऑल्सो और हाईली स्टेबल टू हीट। भाई स्टेबल होते हैं, आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं हो जाता, डिकम्पोजिशन हो जाता है बट आसानी से नहीं होता वाई कार्बोनेट के केस में। तो वो भी कैसे होते हैं? थर्मली स्टेबल। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैंने अभी आपको बताया ना, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, आपको पता है बिकॉज साइज बढ़ता है और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल बाई कार्बोनेट इंक्रीज, बताया तो था इंक्रीज करती है बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा। लिथियम कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करना बहुत अच्छे से, और इस लाइन में यहां लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इतना 3-4 लाइन है। लिखा हुआ है लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल टू हीट। मैंने कहा था लिथियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा और बनाएगा Li2O, लिथियम का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। सर क्यों? बाकी मेटल तो डिकम्पोजिशन नहीं हो रहे उन हीट करने पर, तो लिथियम कार्बोनेट क्यों डिकम्पोजिशन हो जाता है ऑन हीटिंग? तो उसका रीजन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा है, देखिए आप, लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, इसका साइज बहुत छोटा है, इस वजह से अगर साइज छोटा है तो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट आसानी से करेंगे, और अगर एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट आसानी से करेंगे तो बनने वाले ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? स्टेबल। कह सकते हो कि बनने वाला जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? स्टेबल। तो अगर स्टेबल ऑक्साइड बन रहा है तो आसानी से बना ले जाएंगे, जबकि अदर केसेस में ऐसा नहीं होता कि साइज बढ़ता जाता है तो आपका क्या हुआ? पोलराइजिंग पावर उतनी नहीं होती, बट लिथियम के पास मोर पोलराइजिंग पावर होती है। समझ पाए? इस वजह से जो बनने वाला ऑक्साइड है वो कैसा होगा नेचर में? स्टेबल। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, आप जानते हैं अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। पोलराइज मतलब एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। समझ पाए? जितना छोटा होगा वो आप सिंपल सी बात है ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को आप तेजी के साथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा देखा है ना जनरली, जितना छोटा प्यारा बच्चा होगा उतनी तेजी के साथ आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सभी को अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे। तो ऐसे ही छोटा अगर साइज होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, या कह दो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अ लार्ज CO3-2 मतलब लार्ज एनायन को छोटा जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ऑक्साइड जिसका नाम है लिथियम ऑक्साइड, एंड CO2 गैस रिलीज होगी। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट
डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स किसके, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। देखो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। सर क्यों, वाई, इसका रीजन क्या? तो लिथियम का आपका छोटा साइज है, अगर छोटा साइज है तो आसानी से हाइड्रेशन हो जाएगा, वो आसानी से हाइड्रेशन हो जाएगा। तो बताइए आफ्टर हाइड्रेशन होगा क्या, डिसॉल्व फॉर्म, मतलब इक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी बचे हुए कार्बोनेट वो सब सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। समझ पाए इतनी बात? तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। समझ पाए? तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनामिलस? एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। अब देखना ग्रुप जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल है, आप अगर हर ग्रुप की बात करेंगे तो जो पहला मेंबर है वो साइज में सबसे छोटा होगा, बिकॉज हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करेगा। तो जितने भी आपके जो भी अपने ग्रुप में पर्टिकुलर ग्रुप में जो छोटा एलिमेंट होगा वो बाकी एलिमेंट से, बाकी अपने रिस्पेक्टिव मेटल से एनामिलस प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा। अब सर ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो क्यों करता है? तो देखो पहला रीजन तो इसका यही है कि इसका साइज बहुत छोटा है, और अगर साइज छोटा है तो लिथियम, अभी हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का साइज अगर छोटा है तो ये हार्ड होगा नेचर में, और अगर साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर साइज छोटा है तो इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो साइज छोटा होने की वजह से इतनी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। उसके बाद अगर छोटा साइज है तो आसानी से पोलराइज करेगा, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसके बनने वाले जितने भी कंपाउंड है वो सबके सब नेचर में कैसे होंगे, मोर कोवलेंट। समझ पाए? तो ये इसकी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी है। अब सर यहां हम पढ़ सकते हैं इसमें रीडिंग, देखिए एनामिलस मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। तो एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम की अगर मैं बात करूं तो द एनामिलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एनामिलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनामिलस? एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। ये हार्ड होगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, साइज ऑफ इट्स एटम्स एंड आयंस की हम बात कर ले, आयंस मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हम आयंस में देखते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में देखेंगे। दूसरा रीजन है हाई पोलराइजिंग पावर। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो मैंने अभी आपको बताया इसके बनने वाले कंपाउंड कैसे होंगे, कोवलेंट इन नेचर, मतलब बाकी आयनिक हैं और ये खुद इसकी वजह से कोवलेंट। तो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली। हाई पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज रेडियस रेशियो। देखो चार्ज पोलराइजिंग पावर अगर हम बात करें तो एटम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो एनायन को चार्ज होने का मतलब है। यहां हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो एनायन को उतनी तेजी के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। दूसरी बात एटम जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो यहां लिखा हुआ है कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एटम। समझ पाए? रेडियस जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी कम। समझ पाए? इसके बाद आगे लिखा हुआ एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज्ड कोवलेंट कैरेक्टर। बिल्कुल, अगर छोटा साइज है तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ऑफ लिथियम कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सोल्युबिलिटी। बिल्कुल भाई, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, लेस सोल्युबल होते हैं ना, बिकॉज इनका छोटा साइज है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी कम होगी इन वाटर। व्हाट, ये किसमें सोल्युबल होंगे? आपको मैंने बताया था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्युबल होते हैं, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट यहां पर लगता है। तो देखो आगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्युबल होते हैं, जैसे एसीटोन, आपका शराब ले सकते हो, इथेनॉल, CCl4 और अदर सारे बेंजीन लाइक। फर्दर आगे लिथियम शोज डायगोनल, आपको पता है कि लिथियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, बता चुका हूं। तो लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम विच हैज बीन डिस्कस्ड, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। समझ पाए? उसके बाद आगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल। देखो डिफरेंस दोनों में क्या क्या, लिथियम में और अदर एल्कली मेटल में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं आगे। चलिए देखना, लिखा हुआ है पहला पॉइंट, लिथियम इज मच हार्डर। बिल्कुल
हार्ड होगा बिकॉज छोटा साइज है, अभी आपको बता चुका हूं, मच हार्डर। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन द अदर एल्कली मेटल, दूसरों से ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है बिकॉज इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला नहीं जा सकता। व्हाट, इसके अगली वाली लाइन देखना, व्हाट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सर क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? देखो रिड्यूसिंग एजेंट हम बात कर रहे हैं इक्वस सॉल्यूशन में, और इक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन फॉर्म में लिथियम आसानी से हाइड्रेट हो जाता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इन इक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज इसका साइज कैसा होता है, छोटा। तो इसीलिए लिख रही है एनसीईआरटी आपकी कि लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज आसानी से इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। What the strongest reducing agent, और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन बिकॉज इन सोल्यूशन फॉर्म में आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है among all the alkali metal, सारे अल्कली मेटल में। ऑन कंबशन इन एयर, अगर हम एयर से इसकी रिएक्शन कराएंगे, इट फॉर्म मेनली मोनोऑक्साइड। सर मेनली वर्ड क्यों आया है? तो मैंने कहा था कि अगर एक्सिस ऑफ एयर पास करा दिया तो ये बना सकता परऑक्साइड भी, समझ पाए? इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है इट फॉर्म मेनली मोनोऑक्साइड Li2O टाइप एंड द नाइट्राइड। ऑक्सीजन एयर में आपके पास नाइट्रोजन भी तो प्रेजेंट है, तो एंड नाइट्राइड एंड Li3N अनलाइक अदर एल्कली मेटल। अदर एल्कली मेटल आपके डायरेक्टली नाइट्राइड नहीं बनाते, लिथियम नाइट्राइड। सर क्यों? देखना सुनना, सर क्यों अदर एल्कली मेटल नाइट्राइड नहीं बनाते? Li3N जो बन रहा है वो सोडियम नहीं बनाएगा, और बनाएगा भी तो अनस्टेबल। सर क्यों नहीं बनाते? रीजन तो देख सुनना, सोडियम क्यों बना लेता है, सोडियम लिथियम के साथ क्यों बना लेता है? तो सोडियम भी अपने ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है, इसका भी छोटा साइज होगा, तो इसके पास जो लैटिस है वो लैटिस जो बनेगी वो छोटा होगा, मतलब जो बनने वाली लैटिस होगी नाइट्राइड में उसके जो वाइड होंगे वो भी तो स्मॉल होंगे ना, छोटा साइज है नाइट्रोजन का, तो बनने वाला वाइड कैसा होगा, स्मॉल। तो अगर बनने वाले वाइड स्मॉल हैं तो लिथियम का साइज भी छोटा है, तो लिथियम का साइज इस वाइड में आसानी से जा सकती है। वट अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की केस में साइज बढ़ गई, और लिथियम का वाइड क्या है, नाइट्राइड में वाइड कैसे हैं आपके, छोटे वाइड है, तो अब सोडियम क्या उसके अंदर जा पाएगा आसानी से? नहीं। तो लिथियम तो डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है बिकॉज लिथियम का साइज है छोटा, नाइट्रोजन में बनने वाले वाइड भी हैं छोटे, इस वजह से लिथियम डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता है। बट अदर मेटल और फर्स्ट ग्रुप नाइट्रोजन से या नाइट्राइड से रिएक्शन कर नहीं पाते बिकॉज साइज उनका बढ़ जाता है, वो वाइड में अच्छे से फिट हो नहीं पाते, ये रीजन है, समझ पाए? तो आप केवल लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता, अदर नहीं बनाते, समझ पाए? अनलाइक लिखा हुआ है अदर एल्कली मेटल, मतलब दूसरे एल्कली मेटल की तरह नहीं, वो नहीं बनाते हैं आपके मेटल नाइट्राइड। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है थर्ड, LiCl इज डेली क्वेश्चंस। अब इसका क्या मतलब है सर डेली क्वेश्चंस का? तो देखना सुनना, डेली क्वेश्चंस का मतलब होता है एक्चुअली जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व हो जाए और सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ये मतलब होता है डेली क्वेश्चंस का। दोबारा सुनना, एयर से आपको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिसॉल्व होकर बनाएगा सॉल्यूशन फॉर्म। तो सर LiCl क्यों डेली क्वेश्चंस है? तो इसका ये आप समझ सकते हैं कि लिथियम का साइज है छोटा, और अगर छोटा साइज है तो हाइड्रेशन होगा ज्यादा, और हाइड्रेशन ज्यादा मतलब वाटर से आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि आसानी से हाइड्रेट हो जाएगा। इस वजह से LiCl इस डेली क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज आसानी से इनका हाइड्रेशन हो जाएगा। लिथियम क्लोराइड आसानी से एयर से आपको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है और डिसॉल्व फॉर्म में जा सकता है। तो लिथियम क्लोराइड इज डेली क्वेश्चंस एंड क्रिस्टलाइज होते हैं, क्रिस्टल टाइप में पाए जाते हैं एज अ हाइड्रेट मतलब वाटर से रिएक्शन करने के बाद, जैसे ये बनाया इसने हाइड्रेट, लिथियम क्लोराइड हाइड्रेट। फिर लिखा हुआ है वेयर एज, जबकि अदर एल्कली मेटल क्लोराइड, जो अदर एल्कली मेटल क्लोराइड है जैसे सोडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, ये सब डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, ये सब हाइड्रेट नहीं बनाते। केवल हाइड्रेट कौन बनाएगा? लिथियम, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और आसानी से ये वाटर हाइड्रेट हो जाता है, इसका आसानी से हाइड्रेशन हो जाएगा। आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे, लिथियम हाइड्रोजन, ये मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा से बता दूंगा जल्दी। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट
इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म। मैंने बताया था कि लिथियम बाइकार्बोनेट का लिथियम का साइज है छोटा, तो वो वाटर से रिएक्शन करके, या कह दो वाटर से आसानी से हाइड्रेट हो जाएगा, उसका आसानी से हाइड्रेशन हो जाएगा। वो आसानी से अगर हाइड्रेशन हो जाएगा तो बताइए वो सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाएगा, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी बचे हुए सारे मेटल बाइकार्बोनेट वो सब के सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म। आपका लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड नहीं होता। व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट, ऑल अदर मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बाकी जो बचे हुए हैं, फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब के सब क्या बनाते हैं? सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देखते हैं, फिफ्थ देखना, फिफ्थ देखें लिखा हुआ है लिथियम अनलाइक, मतलब लिथियम अनलाइक अदर मेटल। कहने का मतलब है कि लिथियम अनलाइक अदर मेटल की तरह लिथियम आपका इथाइन से रिएक्शन नहीं करता। उसका भी रीजन है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल, मतलब अदर एल्कली मेटल की तरह लिथियम फॉर्म नहीं करता। नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। कहने का मतलब है कि जब आप इथाइन मतलब एल्काइन, CH की बात कर रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब आप इथाइन की रिएक्शन एल्कली मेटल से करते हैं तो आपके एल्कली मेटल बनाते हैं इथाइनाइड, या इसका दूसरा नाम है एसिटाइनाइड। वट लिथियम ये रिएक्शन नहीं करता। सर क्यों? लिथियम का छोटा साइज है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और साथ में इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। दो रीजन है। बाकी सब इथाइन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? इथाइनाइड, या इसका दूसरा नाम है एसिटिनाइड। समझ पाए? तो आपका ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगला फिफ्थ 6 पॉइंट्स हम देखते हैं। लिथियम नाइट्रेट मतलब ये LiNO3, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड। क्या देगा? लिथियम ऑक्साइड इस तरह का। जबकि whereas अदर एल्कली मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव द करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट, मतलब लिथियम देता आपका लिथियम का, अगर आप लिथियम के नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे या डिकम्पोज करोगे तो मिलेगा आपको लिथियम का ऑक्साइड, जो कि स्टेबल होता है। बाकी अगर मेटल नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करोगे तो आपको मिलेगा मेटल का नाइट्रेट, नॉट ऑक्साइड। समझ पाए? ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें सर ये डिफरेंस आया क्यों, तो बहुत सिंपल है। इससे बनने वाला ऑक्साइड होता है स्टेबल, जबकि इनसे बनने वाले ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते। समझ पाए? ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट 7 पॉइंट LiF लिथियम फ्लोराइड। बताओ नेचर में कैसा होगा? कोवलेंट होगा ना, लिथियम का कंपाउंड है। तो लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर कंपैरेटिवली मच लेस सोल्युबल इन वाटर। सर क्यों? बिकॉज ये है कोवलेंट कंपाउंड, और कोवलेंट कंपाउंड वाटर में होते हैं लेस सोल्युबल, और साथ ही में कोवलेंट कंपाउंड वाटर में लेस सोल्युबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर सोल्युबल, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक का फंडा यहां भी आता, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो लेस सोल्युबल इन वाटर देन द करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ अदर एल्कली मेटल वाटर में ठीक ठाक सोल्युबल होते हैं। समझ पाए? उसके बाद आगे अब लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। मैंने आपको एक पढ़ाया था वहां पर डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब था कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर सेकंड ग्रुप के सेकंड मेंबर से कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा। अब वो प्रॉपर्टी क्यों शो करता है उसके रीजंस में आपको कुछ बता चुका था, कुछ अब बताने जा रहा हूं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। कहने का मतलब है कि लिथियम और मैग्नीशियम में आपकी क्या, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो देखते हैं। लिखा हुआ है आपका द सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पार्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एंड अराइजेज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। भाई पहला रीजन क्या कि इनका लगभग सिमिलर साइज होता है। मैंने आपको बताया था, वो पहले भी बताया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एटॉमिक रेडियाई लिथियम की 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम की कितनी है? 160
पिकोमीटर। लगभग लगभग सेम है ना, सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर तो है ना। आयनिक रेडियाई लिथियम की 76 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम की 72 पिकोमीटर, देखा ना, 72 पिकोमीटर, समझ पाए। तो लगभग लगभग बराबर ही है ना इसकी आयनिक रेडियाई भी, मतलब सिमिलरिटी तो है, इनका रेशियो लोगे आप तो वो भी लगभग लगभग सिमिलर ही आएगा। तो पहली सिमिलरिटी तो इसमें ये हो गई। बट आगे लिखा हुआ है द मेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी आर नंबर 1 बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, दोनों इस साइज में छोटे तो हार्डर होंगे। साइज में कैसे होंगे, हार्ड होंगे, उसके बाद आगे हार्ड होंगे दोनों ही। और दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट ये है एंड लाइटर, बिल्कुल लाइटर होंगे यार, वो छोटे हैं ना। एंड लाइटर देन अदर मेटल एंड लाइटर देन एलिमेंट इन दी रिस्पेक्टिव ग्रुप, अपने ग्रुप से। सेकंड पॉइंट, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, मतलब जो आपका लिथियम है और मैग्नीशियम है वो वाटर से रिएक्शन स्लोली करेगा विद वाटर। रीजन क्या है सर, देखो लिथियम छोटा साइज है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, मैग्नीशियम का भी छोटा साइज है, अपने ग्रुप में आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो बताइए, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो वो सिंपल सी बात है कि वाटर के कांटेक्ट में आसानी से आ नहीं पाएगा, बस मतलब आसानी से मेल्ट हो नहीं पाएंगे, इस वजह से रिएक्शन हो जाएगी स्लो। लिखा हुआ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। फिर अगला पॉइंट है देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, लिथियम का ऑक्साइड्स एंड लिथियम का हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सोल्युबल। बिल्कुल भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं ना लिथियम के कंपाउंड की, तो उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, वो अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या वो वाटर में सोल्युबल होंगे, नहीं, वाटर में सोल्युबिलिटी उनकी घट जाएगी ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और काय में सोल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो लिखा हुआ है मच लेस सोल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करें तो वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, बाकी अदर डिकम्पोज नहीं होते। सर क्यों, रीजन फिर वही कि लिथियम हाइड्रोक्साइड्स को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो वो बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, जो कि नेचर में होता है स्टेबल, यही वजह है, समझ पाए। बोथ फॉर्म अ नाइट्राइड, उसके बाद लिखा हुआ है बोथ कौन, लिथियम एंड मैग्नीशियम, बोथ फॉर्म अ नाइट्राइड Li3n। मैंने कहा था लिथियम ही केवल नाइट्राइड बनाता है, बिकॉज लिथियम का साइज है छोटा, सोडियम का साइज, साथ में जो आपका नाइट्राइड है उसका साइज भी है छोटा, तो नाइट्राइड में जो वाइड होंगे वो बनेंगे छोटे और वाइड छोटे, तो उस वाइड में जाएगा कौन आसानी से, छोटा साइज इसका होगा। तो लिथियम का छोटा साइज है तो वो नाइट्राइड के वाइड में आसानी से चला जाता है और उससे रिएक्शन कर लेगा, बाकी नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, सोडियम का साइज बड़ा, पोटेशियम का और बड़ा बढ़ता जा रहा है, तो फिर जो नाइट्राइड के अंदर वाइड है उस वाइड में आपका वो मेटल जा नहीं पाएंगे, तो वो डायरेक्टली नाइट्राइड आसानी से रिएक्शन नहीं करते अदर मेटल से लिथियम को छोड़कर। एंड Mg3n2, मतलब मैग्नीशियम का साइज भी छोटा होता है तो वो भी उसके वाइड में चला जाता है, नाइट्राइड के वाइड में चला जाता है और रिएक्शन हो जाती है। वाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली कॉम्बिनेशन में केवल लिथियम और मैग्नीशियम ही नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, अदर मेटल नहीं करते, बिकॉज उनका साइज हो जाता है बड़ा, वो आसानी से वाइड में जा नहीं पाते। उसके बाद थर्ड, द ऑक्साइड जैसे Li2O एंड MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, डू नॉट कंबाइंड विद एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। भाई ये आपके एक्सिस ऑफ एयर अगर आपने पास कराई तो लिथियम को अगर एक्सिस ऑफ एयर दे दिया तो ये डिकम्पोज नहीं होता। सर क्यों, देखो सुनना, लिथियम से आप पहले रिएक्शन किससे करेगा, O2 से, तो O2 से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, स्टेबल ऑक्साइड। अब आगे क्या होगा, लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, और जो आपका एनायन है, जो आपका वो इतनी आसान स्टेबल बना चुका है ना, तो जब दोबारा से ऑक्सीजन अटैक होगा, एक्सिस ऑफ एयर ले रहे हो ना आप, तो जब दोबारा से ऑक्सीजन का अटैक होगा तो पहले ही इतना स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, स्टेबल ऑक्साइड बन चुका है कि वो एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा सोडियम। इस वजह से आपका लिथियम और मैग्नीशियम भी ऐसे ही है, मैग्नीशियम करेगा क्या, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, तो स्मॉल साइज है आपका मैग्नीशियम का, तो वो पहले ऑक्सीजन मतलब एनायन को तेजी के साथ अट्रैक्ट कर लेगा, अब स्टेबल ऑक्साइड बन गया। अब जब दोबारा से एक्सिस ऑफ एयर की हम बात कर रहे हैं ना, जब दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो उस ऑक्सीजन को
उस ऑक्सीजन को, जो आपका एनायन पार्ट है, ऑक्सीजन एनायन है ना, तो उसको आसानी से कैटायन अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। इस वजह से एक्सिस ऑफ एयर से रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब लिथियम एंड मैग्नीशियम आपके क्या नहीं बनाएंगे, तो लिखा हुआ है देखना था, ऑक्साइड्स ये एंड इसका ऑक्साइड डू नॉट कंबाइंड विद एक्सिस ऑफ एयर। क्यों सर? दोबारा से जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो वो आसानी से अटैक कर नहीं पाएगा, बिकॉज पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका होगा। समझ पाए? टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, ये कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं देते। फिर बट मैंने कहा था ये आपका एक्सिस ऑफ एयर से क्या देगा, पर ऑक्साइड दे देता है लिथियम, ये मैंने आपको बताया था, बट सुपर ऑक्साइड नहीं देता। उसके बाद द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, बता चुका हूं लिथियम कार्बोनेट की बात, और सेम फंडा यही लगता है मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज इजिली, कहा था मैंने कि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। मैंने कहा था Li2O वो बनाएगा MgO ऑक्साइड्स एंड CO2 गैस रिलीज होती है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मैं बता चुका हूं, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय द लिथियम एंड मैग्नीशियम। मैंने कहा था ना कि लिथियम के केस में सॉलिड फॉर्म, बिकॉज सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम, बिकॉज इनका साइज है छोटा, वो साइज छोटा है तो हाइड्रेशन हो जाएगा ज्यादा, मतलब डिसॉल्व फॉर्म में चले जाएंगे लिथियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाकी इनके बचे हुए मेटल सोडियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, ये सब के सब कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपकी सॉलिड फॉर्म में। समझ पाए? उसके बाद बोथ LiCl मतलब कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट एंड MgCl2 कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट, अरे स्मॉल साइज है ना, तो कोवेलेंट इन नेचर आर सोल्युबल इन इथेनॉल। बिल्कुल, कोवेलेंट कंपाउंड किसमें सोल्युबल होते हैं ज्यादा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से, इथेनॉल, एसीटोन, आप प्रिडीन ले सकते हो, ओल ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, इसमें आर सोल्युबल इथेनॉल में सोल्युबल है, आपके शराब में यार आसानी से घुल जाएंगे, बिकॉज लाइक डिसॉल्व, लाइक का फंडा यहां भी लगता है। बोथ LiCl दोनों LiCl एंड MgCl2 दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है ना, आर डेलिक्विसेंट्स में बता चुका हूं कि स्मॉल साइज है तो इनका हाइड्रेशन आसानी से हो जाएगा, और हाइड्रेशन आसानी से हो जाएगा मतलब एयर से आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और किस फॉर्म में चले जाएंगे, डिसॉल्व फॉर्म में चले जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में चले जाएंगे। इस वजह से ये क्या है, डेलिक्विसेंट्स हैं। डेलिक्विसेंट मतलब ऐसे कंपाउंड जो एयर से आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें और डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन के फॉर्म में चले जाएं। तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज है छोटा, और साइज छोटा है तो आसानी से इनका हाइड्रेशन हो जाएगा। समझ पाए? एंड क्रिस्टलाइज होते हैं, मतलब फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन में। समझ पाए? एज हाइड्रेट लिथियम, मतलब आपको केवल लिथियम ही हाइड्रेट बनाता है ना, बाकी नहीं बनाते। एंड मैग्नीशियम का हाइड्रेट, क्या बताइए कैल्शियम हाइड्रेट बनाएगा? कैल्शियम, क्या आपका कैल्शियम बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा ना, बिकॉज इनका छोटा साइज है तो इनका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्रेट फॉर्म में। समझ पाए? तो ये आपका खत्म होता है ये पूरा प्रॉपर्टी, मतलब दोनों में डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं, एक्चुअली ये सिमिलरिटी की हम बात कर रहे थे कि दोनों में सिमिलरिटी क्या, लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या सिमिलरिटी है। अब हम स्टार्ट करेंगे सम इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। तो अब हम यूज पढ़ेंगे NaCl की। तो पहला यूज है, इट इज यूज्ड एज द कॉमन साल्ट्स और टेबल साल्ट्स। अब कॉमन साल्ट से टेबल साल्ट्स क्या है, एक्चुअली जो रिफाइंड साल्ट होती हैं आपकी, रिफाइंड साल्ट जिसमें 97 to 99% NaCl पाया जाए वो कहलाता है टेबल साल्ट्स, बाय द डोमेस्टिक पर्पज। उसके बाद दूसरा यूज, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2 के बनाने में यूज करते हैं NaCl को, NaOH को बनाने में यूज करते हैं। अगला टॉपिक यही है आपका, Na2CO3 को बनाने में यूज करते हैं। दूसरा टॉपिक हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा या NaOH। पहली लाइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन कैस्टनर कैलनर सेल, ये एक सेल है एक टाइप का जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड की, और हमें मिलता है NaOH। अब एक वर्ड आया यहाँ पर जनरली का क्या मतलब है, देखो और भी बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिससे हम बनाते हैं आपका NaOH। जैसे अगर मैं रिएक्शन करूं आपकी Na2CO3 की रिएक्शन अगर मैं करा दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें मिलता NaOH। ये जो NaOH मिलता है इस रिएक्शन से, इस मेथड से, ये इम्प्योर होगा आपका, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। और साथ में मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन
रिएक्शन। लेकिन ये जो आपका NaOH कॉस्टिक सोडा ऑब्टेन्ड हुआ ये इम्प्योर है, इस वजह से हम इस मेथड को यूज नहीं करते। तो हम किस मेथड को यूज करते हैं, हम उसके दूसरे मेथड को यूज करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विद द हेल्प ऑफ कैस्टनर-कैलनर सेल्स। समझ पाए? अभी कैस्टनर-कैलनर सेल्स क्या है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं, सारी बातें मैं आपको बताता हूं एक डायग्राम के थ्रू। एक लाइन और इससे पहले पढ़ लें। अब ब्राइन सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था NaCl इक्वस को बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है यूजिंग मरकरी का। कैथोड में इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हमें कैथोड चाहिए और एनोड चाहिए, तो हम कैथोड किसका बनाते हैं, इसमें मरकरी का कैथोड बनाते हैं एंड कार्बन का एनोड बनाया जाता है। अब मैं इस सारी चीजों को एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैस्टनर-कैलनर सेल। देखिए ये आपका कैस्टनर-कैलनर सेल, अगर ये एक सेल है तो इसके पास कैथोड होगा और एनोड होगा। वो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि एनोड कैसा होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज। हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करनी है, ब्राइन सॉल्यूशन की, मतलब NaCl इक्वस की। तो हमें NaCl इक्वस चाहिए, तो हमने क्या किया, बाहर से फ्रेश ब्राइन्स को ऐड किया। जैसे ही आप फ्रेश ब्राइन्स को ऐड करोगे तो हमें मिलेगा Na+Cl-। Na+ है तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। Cl- है तो इसकी किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, बिकॉज एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड इज ए नेगेटिवली चार्ज। समझ पाए? तो आपका जो कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो किस चीज का बना हुआ है, वो बना हुआ मरकरी का। तो जैसे ही आप सोडियम को पास कराओगे या आपकी सोडियम जब पास होगी मरकरी पर, तो सोडियम को जैसे ही आप डिस्चार्ज कराओगे तो यहां पर ये सोडियम रिएक्शन मरकरी से रिएक्शन करेगी और बनाएगी सोडियम का अमलगम। इस सोडियम के अमलगम को पास कराया जाता है एक ड्यूनेटर के अंदर या डीकंपोजर के अंदर। इसी डीकंपोजर के अंदर हम यहां से वाटर को ट्रीट किया जाता है, वाटर बाहर से पास कराएंगे इसके पास। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका, इसके अंदर आ गया सोडियम अमलगम और वाटर। यहां इनकी रिएक्शन होगी, सोडियम अमलगम और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे ही रिएक्ट करेंगे देखना सोडियम प्लस और यहां पर आपका ये वाटर कैसे ब्रेक होगा, वाटर ऑलवेज ब्रेक होता है H+OH-। अब ये माइनस है तो ये किसके पास जाएगा, आपका पॉजिटिव के पास, तो बनाएगा NaOH। ये मिल गया आपका NaOH। और जो आपका H+ है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, H2 गैस। ये आपके बन गई H2 गैस। साथ में बच्चा कौन, मरकरी, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 एटम्स है मरकरी के, 2Hg। अब यहां पर हमें H2 गैस मिली और NaOH मिला और मरकरी मिली, तो H2 गैस तो बाहर निकल गई। ये H2 गैस आपके रिलीज हो गई बाहर, NaOH PPT के फॉर्म में यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। और साथ में बचा कौन इसके अंदर है, मरकरी। ये मरकरी एक पंप के द्वारा यहां से सक की जाती है और ये मरकरी को दोबारा से यहां पहुंचाया जाता है ताकि हम दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट कर सकें। समझ पाए? तो ये तो बात होगी कैथोड पर रिएक्शन कैसे होती है। तो लिखा है कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, सो पॉजिटिव चार्ज आयंस कम्स अपॉन कैथोड। कौन आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आयंस कम्स अपॉन कैथोड, बिकॉज वे नेगेटिव है। आपका ये सोडियम पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा कैथोड पर आकर, और कैथोड पर आकर वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा। फिर देखिए एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। रिडक्शन का मतलब है कि आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो Na+ सॉलिड बना। ये सॉलिड जो Na है वो मरकरी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम का अमलगम। ये सोडियम का जो अमलगम बना ये दोबारा से यहाँ वाटर से रिएक्ट होगा और बनाएगा NaOH जो हम बना रहे थे कॉस्टिक सोडा। ये PPT की फॉर्म में बाहर निकाल लिया जाएगा, साथ ही H2 गैस बाहर निकल जाएगी और Hg दोबारा से हम इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ये पंप के द्वारा सक कर लिया जाता है और यहां दोबारा से मरकरी हमको मिल जाएगा। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो बताइए इस पे कौन जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन है, Cl-। तो Cl- इस एनोड पे रिएक्ट होगा और यहां पर जैसे ये रिएक्ट होगा वो सिंपल सी बात है, एट एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड, सो नेगेटिव चार्ज आयंस कम्स अपॉन एनोड। नेगेटिव चार्ज आएगा Cl-। यहां इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तो इस 2 इलेक्ट्रॉन अब इसने गेन किया, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कहां जाकर, एनोड पर, तो बनाएगा Cl2। अब देखो Cl2 एक्चुअली जो आपका क्लोरीन है वो ऑलवेज उसका एग्जिस्टेंस ही कैसा, डायटोमिक की फॉर्म में, तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर फॉर्मेशन होगा हाफ Cl2 गैस का। तो बताइए आपका Cl2 गैस कहां पे मिल रही है, एनोड पर।
तो ये Cl2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो आपकी Cl2 गैस कहां मिल रही है? एनोड पर, जबकि H2 गैस कहां मिल रही है? कैथोड पर। इस बात को याद रखना, समझ पाए? ये क्या हो गया यहां पर? रिडक्शन क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भाई, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -1, और यहां पे कितना हो गया? 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई ना, माइनस से 0 में पहुंच गई, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जबकि यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन कहां पे हो गए? होगा आपका कैथोड पर। समझ पाए इतनी बात? तो ये था आपका कैस्टनर केल्नर सेल्स। उसके बाद आगे हम एनसीईआरटी रीड कराते हैं हम आपको। तो अब हम रीड करते हैं एनसीईआरटी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl की अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस दिखाई इन कैस्टनर केल्नर सेल्स के अंदर। अब ब्राइन सॉल्यूशन मैंने एक लिया था, ब्राइन मतलब फिर NaCl इक्वल्स इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग अ मरकरी का कैथोड। मैंने कैथोड किसका बनाया था? मरकरी का। मैंने नहीं बनाया, कैस्टनर केल्नर सेल्स के अंदर जो आपका कैथोड है वो किसका? मरकरी का। एंड कार्बन का एनोड था। उसके बाद सोडियम मेटल डिस्चार्ज, सोडियम मेटल को डिस्चार्ज किया जाता है कहां पर? आपका कैथोड पर। कैथोड जब निगेटिवली चार्ज है तो इस पर कौन आएगा? पॉजिटिवली चार्ज Na+। कंबाइंड्स विद मरकरी से कंबाइन होके टू फॉर्म सोडियम एमलगम बना रही थी NaHg, मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्लोरीन गैस कहां इवॉल्व हो रही थी? आपकी एनोड पर, बताया था ना। उसके बाद कैथोड, कैथोड पर देखना Na+ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके Na+, और ये Na+ किससे रिएक्शन करेगा? मरकरी से। तो क्या बनाएगा? सोडियम का एमलगम। उसके बाद ये बना आपका कैथोड पर सोडियम का एमलगम। और बताइए Cl2 गैस कहां रिलीज होती थी? एनोड पर। मैंने आपको बताया, तो एनसीईआरटी ने लिखा है एनोड पर Cl-, इसका होगा यहां पर ऑक्सीडेशन, और बनेगा हाफ Cl2, साथ में एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। द एमलगम इज ट्रीटेड, एमलगम NaHg को हम ट्रीट करते थे विद वाटर H2O से, डिकम्पोजर के अंदर बता चुका हूं, टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिलता था? NaOH एंड हाइड्रोजन गैस H2 गैस मिलती थी जो कि बाहर हो जाती थी। 2Na एमलगम प्लस H2 से जब ट्रीट कराया तो मिला NaOH, साथ में 2Hg और H2 गैस मिली। ये जो आपका मरकरी मिला, इसको दोबारा से पंप कर दिया जाता है कैथोड के पास दोबारा से रिएक्शन करने के लिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट। उसके बाद इसके हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज अ व्हाइट, एक व्हाइट होता है। ट्रांसल्यूसेंट्स, ट्रांसल्यूसेंट्स का मतलब है जो क्लियरली आपको दिखे नहीं, मतलब जिसकी जो विजिबल है वो क्लियरली ना हो। ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड्स, इट मेल्ट्स, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 551 केल्विन, 591 केल्विन पर ये मेल्ट हो जाएगा। ये आपको याद करने वाले पॉइंट्स हैं। इट इज रेडली सोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में आसानी से सोल्युबल हो जाएगा, बिकॉज NaOH क्या आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, और कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो फिर डिसॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, इट मेटल्स एट 591 केल्विन, इट इज रेडली सोल्युबल इन वाटर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। उसके बाद क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिलिक्विसेंट्स, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपके क्रिस्टल है NaOH के, वो डिलिक्विसेंट्स का मतलब क्या? कि एटमॉस्फेयर से O2 को एब्जॉर्ब करेंगे, और साथ में एटमॉस्फेयर में तो CO2 भी है ना, तो CO2 को भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिलिक्विसेंट्स, द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद द CO2 से रिएक्ट करेगा इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म Na2CO3।